हेलो बच्चों, और बेटा लोग कैसे हो? तो मैं रामरतन द्विवेदी, आरआरडी सर, ज्वाइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं बेटा, एक नया चैप्टर लेके, आयोनिक इक्विलिब्रियम। शानदार चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। अभी समझा जाए कि भाई आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट कि यार ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो सोल्यूशन में क्या करता है, आयंस में टूट जाता है, या ये कहें कि अपने में से करंट को पास होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो द कंपाउंड विच ब्रेक्स इनटू आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? देखो, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक होता है आपका ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। सो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात की जाए कि किसे हम जो है, ध्यान से, किसे हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और किसे ट्रू इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो होता क्या है बेटा, जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट होता है, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो अपने मोल्टन स्टेट में एज वेल एज एक्वस सोल्यूशन में, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। यानी द इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन सोल्यूशन एज वेल एज एक्वस सोल्यूशन। तो जनरली जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बात समझिएगा, जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट जनरली ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। जनरली ionic compounds are true electrolyte। समझिएगा बेटा, ओके, लाइक NaCl, KCl ना, AgNO3 etc। क्लियर? ये है ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, देखिए, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट उन कंपाउंड को कहते हैं जो अपने मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते। चेक करें, जो अपने मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते उन्हें हम कहते हैं ट्रू पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। वो अपने एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, लाइक HCl, CH3COH, देख रहे हो, NH4OH etc। ये देखो, ये है आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट और ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। कहानी क्लियर है? ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अगर मान लीजिए, देखिए, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है, वापस आते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट ये दो प्रकार से होगा। एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि 100% आयोनाइजेशन। ये देखो, यानी 100% आयोनाइजेशन, यानी 100% आयंस में टूट जाए। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है पार्शियल आयोनाइजेशन। चेक कर लो बेटा, ये क्या होता है? पार्शियल आयोनाइजेशन। सो अगर पार्शियल आयोनाइजेशन, कुछ परसेंट आयोनाइज हो रहा है, उसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब देखो, एक बात समझो, अगर अपन बात करें कि कोई भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, लाइक HCl एक्वस की बात करें, तो ये क्या होता है कि 100% H+Cl- में टूट जाता है। क्लियर? सो अगर इसका कंसंट्रेशन बिगिनिंग में C मोलर था, इसका 0 था, ये 0 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, C हो जाएगा। अगर सोचो कि इसमें इक्विलिब्रियम आए तो आप क्या लिखोगे
H प्लस कंसंट्रेशन Cl माइनस कंसंट्रेशन बाई HCl कंसंट्रेशन, और HCl कंसंट्रेशन क्या हो चुका है 0, तो ये जो है इक्विलिब्रियम डिफाइंड ही नहीं होगा। चेक करो, यानी के इक्विलिब्रियम जो होगा इज नॉट डिफाइंड। चेक करो बेटा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका इक्विलिब्रियम डिफाइंड नहीं होगा, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है बेटा? सो अगर इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग का डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये समझ में आया कि जो भी इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड होगा। ये आपको बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो जो है बात समझ में आई कि जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम तो डिफाइंड होगा नहीं। सो होगा क्या, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है लाइक AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये अगर सॉल्यूशन में डाला गया तो ये टूटा बेटा A प्लस और B माइनस में। चेक करो ना, ये एक्वस है, एक्वस है। C मोलर 0 0, C माइनस एक्स, यहां से x यहां से x, तो इसका जो K इक्विलिब्रियम आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई C माइनस एक्स। ये देखो, ये चेक करो, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसी से रिलेटेड है आयनिक इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है ये समझते हैं। देखो, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था कि फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल रिएक्टेंट, तो यहां क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स आयोनाइजेस फ्रॉम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि अगर मान लीजिए AB आयोनाइज हुआ A प्लस B माइनस में, तो यहां C माइनस एक्स से हमने XX लिखा बेटा, यानी C से कितना निकल रहा है X। सो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसको अल्फा से लिखेंगे, ये हो जाएगा X बाई C। चेक करो, यानी X का वैल्यू हो जाएगा C अल्फा। देखो क्लियर? तो अगर यहां पे हम देखें कि K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, चेक करो भाई, X का वैल्यू C अल्फा, C अल्फा, तो यहां से आ जाएगा बेटा C अल्फा का स्क्वायर बाई C1 माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। चेक कर लो, यानी कभी भी कोई बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट होगा, ध्यान सुनो, फॉर एवरी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो 2 आयंस में टूटे बेटा, ठीक है। फॉर एवरी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट जो K इक्विलिब्रियम होगा उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये देखो, कोई भी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका जो K इक्विलिब्रियम है वो C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा होगा। कहानी क्लियर हुई? क्लियर। अब देखो, अगर मान लो वीक एसिड आ जाता है लाइक CH3COH, ये टूटा H प्लस प्लस CH3CO माइनस में, देखो क्या ये भी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है? तो देखो, अगर C इसका कंसंट्रेशन हो जाए बिगिनिंग में और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, तो क्या C1 माइनस अल्फा लिखोगे बेटा? ये देखो C माइनस एक्स, एक्स की जगह C अल्फा, C कॉमन, और यहां लिखोगे ये देखो। सो यहां से जो K इक्विलिब्रियम आएगा उसी का नाम होता है Ka। एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिख देते हैं? Ka। सो Ka का वैल्यू आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। देखो ठीक है। अगर वीक बेस होता लाइक NH4OH, तो यहां से आता NH4 प्लस प्लस OH माइनस C1 माइनस अल्फा, C अल्फा C अल्फा, तो यहां पे जो K इक्विलिब्रियम आता वो आ जाता बेटा Kb। बेस के लिए क्या यूज करेंगे? Kb।
और ये वैल्यू फिर से आ जाती, क्योंकि अगर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है ना तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमेशा यही आएगी। देख लो क्या कहानी क्लियर हुई। तो के ए और के बी लिखना आया। अब देखो एक्चुअली में जैसे क्या है कि लोग कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम जो है बहुत टफ है। मैं आपको बता दूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम कतई टफ नहीं है, इसको टफ बना दिया गया है बोल बोल के। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत टफ है, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत टफ है, पर टफ ऑफ कुछ नहीं है यार, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है ना, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा जो है होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें कुछ रट रटा के आप इस चैप्टर को रट के कुछ नहीं कर सकते बेटा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे H+ है, H+ का कंसंट्रेशन ये बराबर होता है H3O+ के, ये बराबर होता है H5O2+ के, ये बराबर होता है S7O3+ के। बेसिकली क्या हो रहा है कि वाटर बढ़ता चला जा रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके कंसंट्रेशन सेम होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा जाए कि अमोनिया दे दिया, अमोनिया का C मोलर कंसंट्रेशन है और जो है इसका OH- कंसंट्रेशन बताओ। अब देखो अमोनिया एक ऐसा बेस है जिसमें OH तो है ही नहीं, तो कोई अगर आपके पास ऐसा बेस आ जाए जिसमें OH ना हो तो उसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए, आयोनाइजेशन निकालने के लिए वाटर से रिएक्शन कराना है। ध्यान से, ये वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो कभी भी अगर एक ऐसा बेस हो जिसमें कि OH ना हो तो कैसे निकालोगे OH? वाटर से रिएक्शन करा के। तो यहां क्या होगा, यहां बन जाएगा NH4+ प्लस OH-। ये देखो इसने H+ को दे दिया, बेस है ना, बेस क्या होता है H+ एक्सेप्ट करता है। सो यहां पे जो के इक्विलिब्रियम होगा वो KB ऑफ अमोनिया होगा, और इसी को आप KB ऑफ NH4OH भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पहले आपस में रिएक्शन करके NH4OH बनाया होगा और बाद में वो आयोनाइज हो गया होगा, तो दोनों का इक्विलिब्रियम सेम है बेटा। सो यहां से जो KB होगा फिर वही आ जाएगा C⁴/1 - अल्फा। वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करने के बाद है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना है, कोई ऐसा बेस जिसमें कि OH ना हो तो रिएक्शन कैसे कराओगे? वाटर से रिएक्ट करा के। क्लियर है बेटा? अब देखो, अब ये हुआ कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्योंकि देखो बेटा अपने को ना क्रैश कोर्स में आयनिक इक्विलिब्रियम कराना है, वो भी 3 लेक्चर में, तो मतलब थोड़ा सा स्पीड जो है रहेगी। सो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात करें कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट देखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड करती है। कैसे? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयोनाइज होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियल आयोनाइज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा है वो अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। दूसरी बात करें तो यहां पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है कि सॉल्वेंट का होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना आयोनाइज करने का पावर होगा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया। तीसरा है, ध्यान से, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, तो होता क्या है कि जनरली जो आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। समझना बेटा, जनरली क्योंकि आयोनाइजेशन एंडोथर्मिक क्या होता है, टूट रहा है, तो जनरली आयोनाइजेशन प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर reaction proceeds in forward direction according to Le-Chatelier's principle. Okay, so on increasing the temperature a reaction proceeds in forward direction. This means on increasing the temperature a degree of ionization increases.
क्लियर बेटा? यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है। एंड लास्ट आता है इसमें डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस। ध्यान से, ऑन डाइल्यूशन क्या कहेंगे? ऑन डाइल्यूशन, ये जरूरत है इसकी, ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस। देख लो, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस। और ध्यान सुनना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा वाटर मिला दो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आया, आपको समझ में आया? अब देखो, कोई भी अगर हम लिखें कि फॉर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देना, फॉर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, फॉर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट क्या के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आया था सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, इफ अल्फा लेस देन 1। यानी कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो बेटा बहुत अगर कम है तो क्या इससे 1 माइनस अल्फा को आप 1 लिख पाइएगा। सो यहां से जो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आएगा वो सी अल्फा स्क्वायर आएगा और अल्फा का वैल्यू के इक्विलिब्रियम बाई सी का अंडर रूट आएगा। ये देखो, तो जब आप डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा बेटा? सी, जल्दी बोलो, सी कम हो जाएगा क्योंकि मोल्स बाय वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो सी कम हो गया तो अल्फा बढ़ गया। इसी में आता है एक ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है समझो, ये कहता है कि फॉर, पहली बात तो ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन आ गया आप गलत कर दोगे। ऐसा लिखा हो फॉर एवरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एवरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। इट इज वैलिड ओनली फॉर बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी देखो, फॉर बाइनरी। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, समझना, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। चेक करो, ये देखो, ये कैसे, ये देख लो ना, यहां से देख गया भाई, यहां से देखो के इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट है, तो यानी जो अल्फा है वो प्रोपोर्शनल टू 1/√c। ये देखो, क्लियर है? तो ये है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्लियर होना चाहिए। सो ये समझ में आया कि भाई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये है। अब अगर हम इसके आगे बात करें, अभी तो बहुत आसान चल रहा है, इसमें तो बहुत कुछ है नहीं। देखो इसके बाद आगे बात करते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है ये समझते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करें कि वाटर कैसे आयोनाइज होगा, तो देखो वाटर क्या आयोनाइज हुआ बेटा, H+OH-। देखो होता क्या है एग्जैक्टली में, क्या होता है कि वाटर की अगर हम बात करें, बात समझना, तो वाटर का ध्यान सुनना जो बोल रहे हैं, अगर 1 लीटर लिया जाए,
1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर मीन्स 1000 ग्राम वाटर, दिस इक्वल टू 1000 बाई 18 यानी 55.55 मोल्स। ये देखो क्लियर, 1 लीटर वाटर में इतने मोल्स हैं। अब ऐसा सोचो कि अगर अपन, बात समझना, यहां से अगर 55.55 मोल से x निकालें, x निकला, x निकला, क्योंकि ध्यान रखना वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 लीटर में जो मोल है वही मोलारिटी है, तो वाटर की मोलारिटी आ गई। अब अगर ये इसका K इक्विलिब्रियम लिखें तो क्या लिखिएगा, H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन बाई वाटर लिक्विड कंसंट्रेशन। ओके, सो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई दिस, ये देखो। और ये देखा गया कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सपेरिमेंटली है बेटा, है ना, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, एक्स का वैल्यू होता है 10 की पावर -7। क्लियर? सो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आएगा 10 की पावर -7 का स्क्वायर, 55.5 माइनस 10 की पावर -7, इसकी औकात 0 है, चला गया, निगलेक्ट हो गया। यानी के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आया 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाई 55.55। ये देखो वाटर का बिगिनिंग का कंसंट्रेशन कितना था, 55.55, अभी भी कितना है, 55.55। यानी क्या वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अगर बेटा ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, ये केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। तो अपन क्या करें, इसको अगर यहां मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया कांस्टेंट आएगा और उसी का नाम हो जाता है KW, और KW होता है H प्लस इंटू OH माइनस। ये देखो चेक करो, ये KW है और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो KW आएगा 10 की पावर -14 आएगा। क्लियर? और अगर समझें तो हम कहेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर KW इंक्रीजेस। ये देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर KW इंक्रीजेस। KW टेम्परेचर का फंक्शन है, आप हीट करोगे तो KW बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से आ गया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर -7। ये देखो क्लियर? एक तो बात ये आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि अगर अपन कभी ऐसे लिख दें 2H2O गिव्स H3O प्लस OH माइनस, सेम है, इसका भी के इक्विलिब्रियम जो है KW ही होगा, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि 1 लीटर वाटर है, कंसंट्रेशन फिक्स्ड है। क्लियर? सो यहां से बात क्लियर करिए कि यहां से H3O प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर -7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो क्लियर है बेटा? तो ये आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इक्वल टू लिखिएगा आप x बाई 55.55 यानी कि 10 की पावर -7 डिवाइड बाई 55.55। अब अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या भाई कहानी क्लियर हुई? देख लो,
और एक बात समझो, अगर कभी जैसे CH3COH gives CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, ये होता है Ka ऑफ एसिटिक एसिड, दिया होता है, कुछ रटना नहीं है, सब दिया होता है। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, कभी आप अगर ऐसे लिख दो कि CH3COH प्लस वाटर, क्योंकि जनरली डालते तो हम वाटर में ही है, तो यहां से मिलेगा CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस, ध्यान रखना। सो यहां से जो के इक्विलिब्रियम आएगा वो फिर देखो लिखने का तरीका क्या होगा वो दिखा देते हैं। CH3CO माइनस H3O प्लस बाई CH3COH वाटर। क्लियर बेटा? ठीक है। और आपको बताया वाटर कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है, उसी को बोलते हैं Ka ऑफ एसिटिक एसिड, और ये बराबर हो जाता है आपका ये बराबर हो जाएगा एसीटेट आयन H3O प्लस बाई एसिटिक एसिड। ये देखो, क्या ये पहले वाला के ही हो गया ना, ये देखो। मतलब हमारे कहने का ये क्यों बताया गया कि चाहे आप वाटर के बिना लिखो या वाटर के साथ लिखो, आंसर दोनों का के सेम आएगा। सेम जो है आप बेस में यूज कर सकते हो। बताओ, कहानी क्लियर हुई? तो एसिड बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलना आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है कि फाइंड द H प्लस कंसंट्रेशन एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई नहीं पूछता, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता इस तरह का। बताने का तरीका है कि आपको आइडिया लगे। Ka ऑफ एसिटिक एसिड आपको गिवन है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ये दिया होता है बेटा ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द H प्लस कंसंट्रेशन एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। तो देखो सीधा सा तरीका ये है, बिगिनिंग है इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन से हुई है। अपन क्या करेंगे कि CH3COH को आयोनाइज करेंगे सबसे पहले। वीक है ना बेटा, वीक से कभी भी आप डायरेक्ट 100% आयोनाइज मत कर देना ना। तो यहां से आप लिखिएगा तो ये आएगा CH3CO माइनस और H प्लस, ये देखो। क्लियर? सो यहां इसका कंसंट्रेशन है 0.1 माइनस x ऐसे लिख दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप C अल्फा स्क्वायर बाई C1 माइनस अल्फा ही लिखें, इस तरह लिख सकते हैं। सो Ka का वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर बाई 0.1 माइनस x। ठीक है, Ka का वैल्यू आया 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ये देखो, अब हम मानेंगे कि ये x जो है 0.1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो निगलेक्ट हो जाएगा, और बहुत छोटा नहीं है तो निगलेक्ट नहीं होगा। निगलेक्ट नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक बनेगी। देखो अभी हम क्या करते हैं कि x को निगलेक्ट कर देते हैं, फिर देखेंगे x कितना आता है। x स्क्वायर आया 1.8 इंटू 10 की पावर -6, ये देखो। ठीक है, x का वैल्यू अंडर रूट 1.8 इंटू 10 की पावर -6, यानी ये आ गया आपका 1.33 इंटू 10 की पावर -3। ये देखो, ये आया x। अब देखो अगर आपको ये चेक करना हो कि यार जो x आया ये हमने जो निगलेक्ट किया था सही है कि गलत है, तो परसेंटेज निगलेक्शन निकाल लो। परसेंटेज निगलेक्शन कैसे? क्या x को निगलेक्ट किए थे 0.1 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100 निकाल दो, तो ये आ जाएगा 1.33 इंटू 10 की पावर -3 दिस डिवाइड बाई 0.1 इंटू 10 की पावर 200, तो ये आ जाएगा 1.33%। यानी हमने जो निगलेक्ट किया है वो 1.33% को निगलेक्ट किया है, और
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 5% तक आप आराम से निग्लेक्ट कर सकते हैं। एक्स आ गया तो H प्लस आ गया, चेक करो X आते ही क्या H प्लस आ गया भाई, क्योंकि X ही जो है H प्लस कंसंट्रेशन था, ठीक है। और डिग्री ऑफ आयोनेशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ आयोनेशन हो जाएगा X डिवाइडेड बाई 0.1, चेक करो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो परसेंटेज या ऐसे हटाओ, निग्लेक्शन थ्योरी, निग्लेक्शन थ्योरी। अभी वो यार निग्लेक्शन थ्योरी क्या है, तो निग्लेक्शन थ्योरी वो है जो अपन ने अभी पढ़ा कि इसको निग्लेक्ट करेंगे तो अपने को पता चल जाए कि इसको निग्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। चेक करो, सो जो है ध्यान से अगर ये समझें कि यार निग्लेक्शन थ्योरी क्या है, तो देखो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू हमेशा बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात होगी, ये आता है। क्या भाई बात समझ में? अगर के इक्विलिब्रियम की बात की जाए फॉर द बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट तो के इक्विलिब्रियम हमेशा बेटा आएगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब एग्जैक्टली में क्या होता है समझो, देखो अगर हमने कहा भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप 5% तक निग्लेक्ट कर सकते हो, यानी 5% तक निग्लेक्ट करने का मतलब कि अगर अल्फा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.05 आता है तो निग्लेक्ट कर सकते हो। ये तो एनसीईआरटी कहती है, क्योंकि 1-2% बढ़ाने में बहुत आंसर फर्क नहीं आता, तो अपन थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं और मैक्सिमम निग्लेक्शन कर लेते हैं 8% तक। 8% और 5% में बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर 10 मत कर देना, क्योंकि कभी कभी 10% करने से आंसर आ जाता है, क्योंकि अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो 10% भी कर सकते हो, लेकिन आंसर अगर ऑप्शन जो दिए हैं अगर वो पास पास हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो देखो इफ अल्फा की वैल्यू 0.08 से कम है, इक्वल या 0.08, इसका मतलब हो गया 8%, तो आप जो है 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी आएगी 0.08। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी आएगी 0.08, यानी अगर देखें हम के इक्विलिब्रियम का वैल्यू जो आया ये आया सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा की जगह लिख सकते हैं 0.08 का स्क्वायर। सो यहां से के इक्विलिब्रियम बाई सी का वैल्यू आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -3। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। अब समझना इसका मतलब क्या है, मतलब इसका यह है कि अगर अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है 0.08, अगर अल्फा की वैल्यू और ज्यादा होगी तो फिर ये वैल्यू कम हो जाएगी। चेक करो, तो अपने को करना क्या है, ध्यान सुनना, इफ के इक्विलिब्रियम बाई सी होगा क्या तुम्हारे को हर क्वेश्चन में के इक्विलिब्रियम यानी के बी ये सब पता होगा और सी पता होगा, सी मतलब कंसंट्रेशन। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर -3 आती है, यानी अगर के इक्विलिब्रियम बाई सी का वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर -3 से कम आता है, सो आप क्या करिए 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं, यानी निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आपको कोई क्वाड्रेटिक देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार निग्लेक्ट होगा या नहीं होगा। चेक करें, इफ के इक्विलिब्रियम बाई सी ग्रेटर देन 6.4 इंटू 10 की पावर -3 देन 1 माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 1। ये देखो, इसका मतलब अगर ऐसा केस है तो फिर हम इसमें क्या करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन आया, फाइंड H प्लस कंसंट्रेशन एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन of 0.01 मोलर HF सॉल्यूशन, ठीक है, और Ka ऑफ HF दिया है 10 की पावर -3। चेक करो,
सो सोल्यूशन आप देखो कैसे करेंगे इसका। जो HF है ये आपका आयोनाइज होगा H प्लस F माइनस में, ठीक है बेटा। इसका कंसंट्रेशन है 0.01, यहां से x निकला, या ऐसे लिख सकते 1 माइनस अल्फा 0.01 अल्फा 0.01 अल्फा। क्लियर, अल्फा डिग्री ऑफ फॉर्मेशन है। सो Ka का वैल्यू वही C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -3। अब आप देखो कि Ka बाई C कितना आया, तो यहां से देखिएगा Ka बाई C आया 0.1, ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसमें अब निगलेक्शन नहीं होगा, चेक करो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आई ये क्या आई, चेक करो बेटा, ये आ जाएगी 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -1 इक्वल टू 0। ये देखो, चेक करो। तो यहां से क्वाड्रेटिक बनी, क्योंकि हमारे को पता चल गया K क्यूब बाई C 6.4 इंटू 10 की पावर -3 से ज्यादा है। इसका मतलब इसमें निगलेक्ट नहीं होगा और क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। सो जो है अब इसमें आप क्वाड्रेटिक बनाइए और क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लीजिए क्या आता है। तो यहां से देखो कितना आएगा, चेक कर लो भाई। क्या भाई, चेक कर लोगे, अल्फा निकाल लोगे ना क्वाड्रेटिक बना के, अब तुम निकाल लेना। अल्फा निकाल लेंगे तो कब क्वाड्रेटिक बनाना है कब नहीं बनाना है ये आपको सीधे जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे H+ निकालते हैं आ गया। अब हम लोग बात करते हैं pH ऑफ सोल्यूशन की। किसी सोल्यूशन का pH कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो बेटा क्या होता है कि जो pH होता है ना, ये होता है -log ऑफ H+ कंसंट्रेशन, ये देखो। और यहाँ ये जो H+ है वैसे तो इसको कंसंट्रेशन बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली में जो है एक्टिव मास होता है। अपन ने बात की थी इक्विलिब्रियम एक्टिव मास, एक्टिविटी कोफिशिएंट ना, ये एक्टिव मास होता है। और जनरली क्या होता है जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो जो एक्टिव मास है वो कंसंट्रेशन हो जाता है तो बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे 10 की पावर -3 मोलर HCl है, इसका आपको pH निकालना है। बहुत आसान है भाई, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना HCl होगा उतना ही H+ हो जाएगा। तो यहां से जो है बेटा H+ कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 आ जाएगा और pH का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये देखो, ये तो बहुत आसान था। अब अगली बात करें, दो क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट 10 की पावर -3 मोलर H2SO4 एंड सेकेंड लेते हैं 10 की पावर -3 नॉर्मल H2SO4। ओके, स्ट्रॉन्ग है भाई, दोनों स्ट्रॉन्ग। अब इनके हम बात करेंगे कि इनका pH कैसे निकालें। तो बात जरा समझो, जब 10 की पावर -3 मोलर है, मोलर का मतलब होता है 1 लीटर में मोल्स। ओके, सो अगर 1 लीटर में मोल्स 10 की पावर -3 है H2SO4 के, तो H+ के कितने हो जाएंगे चेक करना। तो H+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। तो यहां से pH का वैल्यू आएगा 3 माइनस log 2, तो 3 माइनस 0.3 लगभग, तो 2.7। ये देखो ये pH आया पहले वाले का, मोलर वाले का बेटा। अब जो है देखो ये पता होना चाहिए आपको, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर रिडॉक्स में। सो अगर नॉर्मेलिटी 10 की पावर -3 दिया है तो मोलारिटी इंटू 2, एन फैक्टर 2 होगा H2SO4 का। तो यहां से मोलारिटी आएगी 10 की पावर -3/2। तो ये मोलारिटी का मतलब H2SO4 का कंसंट्रेशन, तो H+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा दिस इंटू 2, तो ये आएगा 10 की पावर -3। तो यहां से pH का वैल्यू आ जाएगा 3। देख लो, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी आपको नॉर्मेलिटी दी हो ना, एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, मोलारिटी निकाल लो, मोलारिटी से अपन H+ निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि pH ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो ये बात करते हैं कि pH ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट
लाइट। पीएच ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पीएच ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, बोला फाइंड पीएच ऑफ 0.01 मोलर अमोनिया। गिवन है Kb ऑफ अमोनिया इक्वल टू 10⁻⁵। देखो अब 0.01 मोलर अमोनिया का पीएच बताना है। तो अमोनिया एक ऐसा बेस है, फिर बताऊं, जिसमें OH नहीं है। तो क्या तरीका बताया गया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा बेस आए जिसमें OH ना हो तो अपन क्या करेंगे, उसका रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे। यानी ध्यान से देखना बेटा, अमोनिया प्लस वाटर गिव्स NH4 प्लस OH माइनस। चेक करो, क्लियर। सो जो है 0.01 माइनस एक्स, यहां से x, यहां से x, ये देखो क्लियर है। Kb ऑफ अमोनिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 0.01 माइनस एक्स। क्लियर। ये वैल्यू दी है आपको 10⁻⁵। अब मान लो इस तरह क्वेश्चन आए, इसमें निगलेक्शन थ्योरी लगाना, सेम कुछ नहीं करना है, ये K और ये C डिवाइड कर दो, उसी रेंज को देख लो। तो देखे तो 10⁻³ आएगा, इसका मतलब ये निगलेक्ट हो जाएगा। चेक करो, ये निगलेक्ट हो गया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10⁻⁷। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ये देखो लिख सकते हैं। और x का वैल्यू आ जाएगा √10 इस 10⁻⁴। ये देखो, और जो x है ये क्या है बेटा, OH माइनस। ये देखो x क्या है, OH माइनस। सो जो है हमने यहाँ OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लिया। अब बेटा जब आपने OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लिया तो समझो इसके आगे कहानी क्या है। देखो थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि Kw का वैल्यू H प्लस इंटू OH माइनस होता है। लॉग ले लो, लॉग Kw का वैल्यू आप लिख पाइएगा लॉग H प्लस लॉग OH माइनस। देखो क्लियर, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस लॉग ऑफ Kw माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। चेक करो। सो यहां से ये हो जाता है बेटा PKW इक्वल टू, ये हो जाएगा PH, ये हो जाएगा POH। ये देखो, यानी एक नया फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है कि PKW का वैल्यू होता है PH प्लस POH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। समझो, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या PKW इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁴। तो PKW का वैल्यू 14 होता है 25 पे। तो यहां 14 का वैल्यू PH प्लस POH लिख सकते हैं। देखो ये देखो, अब यहां से देखो OH माइनस का कंसंट्रेशन आ चुका है। तो क्या आप यहां से POH इक्वल टू लिख पाइएगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। तो यहां से माइनस लॉग ऑफ OH माइनस लेके रखेंगे √10 इंटू 10⁻⁴। क्या POH आ गया, यहां रख देंगे तो PH आ जाएगा। देखो क्या भाई बात समझ में आई। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हम उसमें H प्लस कंसंट्रेशन या OH माइनस कंसंट्रेशन निकाल के आप बहुत आराम से pH निकाल सकते हैं। सो जो है क्या होता है कि डाइल्यूशन पे अपन ने बताया कि ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज है, बताया था अपन। अब उसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड, how many ml of water should be added in 300 ml of 0.1 molar HA solution
so that its degree of ionization becomes double. चेक करो क्वेश्चन, देखो क्या है करा. हाउ मेनी ml of water should be added in 300 ml of 0.1 molar HA solution so that its degree of ionization becomes double. इसका मतलब समझिए. गिवन क्या है आपको? गिवन है Ka का वैल्यू 25 इंटू 10 की पावर -5. मान लीजिए K दिया है आपको, ठीक है बेटा, K ऑफ HA. अब देखो सिंपल, इसमें दो कॉन्सेप्ट है. दो कॉन्सेप्ट क्या है? पहला ये है कि भाई देखो आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है α2 इक्वल टू 2α1. ओके, α2 क्या है? आफ्टर डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. α1 क्या है? इनिशियल डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. सो अगर अपन बिगिनिंग की बात करें तो Ka को आप लिख सकते हो C1 α1 स्क्वायर बाई 1 माइनस α1. Ka का वैल्यू दिया है 25 इंटू 10 की पावर -5. तो यहाँ C1 का वैल्यू आपको दिया है 0.1. तो K बाई C से चेक करोगे α1 निगलेक्ट हो जाएगा, यानी ये आपका निगलेक्ट हुआ. तो यहां से Ka का वैल्यू आ गया C1 α1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर -5. C1 का वैल्यू रख दीजिएगा तो α1 स्क्वायर आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -4. चेक करो, ठीक है. सो α1 का वैल्यू आ जाएगा बेटा 5 इंटू 10 की पावर -2. ये आ गया α1. अब देखो α2 का वैल्यू आएगा आपका 2α1, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2. यानी अगर आप इसको निगलेक्ट करते हो तो 10% तक निगलेक्ट हो जाएगा. अब एक्चुअली में क्या होगा कि अगर ऑप्शन दूर दूर दिए हैं तो अपन निगलेक्ट कर सकते हैं. सपोज α2 लेस देन 1 है मान लीजिए. तो आप क्या करिए, Ka का वैल्यू आप लिखे थे C1 α1 स्क्वायर, इसको लिख दीजिए C2 α2 स्क्वायर. क्यों? α2 का वैल्यू भी निगलेक्ट हो गया अगर अपन ने ऐसा कंसीडर किया तो, ठीक है. तो यहां से C1 α1 स्क्वायर बाई α2 स्क्वायर इक्वल टू C2. ये देखो क्लियर है बेटा. तो यहां से C2 का वैल्यू आ जाएगा, निकाल लेंगे C2 का वैल्यू. अब ध्यान से सुनो, अगर C2 का वैल्यू आया तो फिर आपको क्या करना है, मिलीमोल्स बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मिलीमोल्स आफ्टर डाइल्यूशन. यानी अपन इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे मिलीमोल्स बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मिलीमोल्स आफ्टर डाइल्यूशन. यानी देखो C1 था, वॉल्यूम था 300, फाइनल कंसंट्रेशन C2 वॉल्यूम 300 प्लस V. मान लीजिए V अपन ml वाटर ऐड कर दिया. तो यहां से देखो C1 इंटू 300, C2 का वैल्यू देखो आपने C1 α1 बाई α2 का स्क्वायर 300 प्लस V. ये C1 कैंसिल, तो 300 इंटू α2 बाई α1 का स्क्वायर इक्वल टू 300 प्लस V. तो V का वैल्यू आ जाएगा 300 इंटू α2 बाई α1 का स्क्वायर -300. क्या यहां से V आ गया? लेकिन एग्जैक्टली देखोगे तो गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि आपने 10% निगलेक्ट किया है. देखो 5% से 8% कहीं भी निगलेक्शन हो तो चलेगा, लेकिन 10% तो ज्यादा हो गया. सो अगर सपोज दूसरा क्वेश्चन समझते हैं. मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आया. क्वेश्चन वही है, कह रहा हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ 0.1 मोलर HA सॉल्यूशन सो दैट इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन is increased to a factor of 4. सपोज Ka का वैल्यू वही लिख देते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर -4.
ये देखिए, अब ध्यान से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन तो वही है। सो अल्फा 1 का जो वैल्यू आया वो तो आया था 5 इंटू 10⁻², यानी अगर अल्फा 1 का वैल्यू ये आ रहा है तो अपन ने 5% निगलेक्ट किया, अपनी थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आप इसमें अल्फा 2 लिखोगे तो अल्फा 2 लिखोगे 4 अल्फा 1, 4 अल्फा 1 का मतलब हो गया 20 इंटू 10⁻², यानी अगर आपने इस क्वेश्चन में अल्फा 2 निगलेक्ट कर दिया तो आपने 20% निगलेक्ट किया, और ये तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि 20% थोड़ी निगलेक्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, तो देखो के ए का वैल्यू लिखिएगा C1 अल्फा 1 स्क्वायर, ये तो था ही, इसको लिखिएगा C2 अल्फा 2 स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा 2, ये देखो। और अल्फा 2 का वैल्यू आप देखिएगा तो यहां से C1 अल्फा 1 स्क्वायर, C2 अल्फा 2 की जगह आपको रखना है 4 अल्फा 1, 1 माइनस 4 अल्फा 1। देखो बेटा, तो यहां से जो है क्या करिएगा, C2 का वैल्यू निकालेंगे। C2 का वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/16 C1 अल्फा 1 स्क्वायर, चेक करो अल्फा 1 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहां ब्रैकेट में आया 1 माइनस 4 अल्फा 1, ये देखो, चेक करिए। तो यहां से आप देखिएगा थोड़ा सा कि C2 का वैल्यू जो आया 1/16 इंटू C1, यहां से आएगा 1 माइनस 4, अल्फा 1 का वैल्यू था 5 इंटू 10⁻², क्या भाई याद है याद है ना। तो यहां से आएगा C1/16, यहां से आ गया 1 माइनस 0.2, ये देखो अब ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, सेम काम, मिली मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मिली मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। तो देखो C1 इंटू 300 इक्वल टू C2 इंटू V प्लस 300, V है जो आपने वाटर ऐड किया, तो C1 इंटू 300 और C2 की जगह रखना आप C1/16 0.8 और V प्लस 300, तो यहाँ C1 कैंसिल, 4800 दिस डिवाइड बाई 0.8 इक्वल टू V प्लस 300, तो ये आ गया आपका कितना आया, चेक करो 6000 माइनस 300 इक्वल टू V, तो V का वैल्यू 5700 ml, ये देखो, ये देखो, इस तरह क्वेश्चन किया जाएगा अगर अल्फा 1 निग्लेक्सिबल है, अल्फा 2 निग्लेक्सिबल नहीं है, जैसे जनरलाइज कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। बात समझिएगा, अगर अपन कहें कि इफ अल्फा 1 लेस देन 1, यानी इसका मतलब कि 1 माइनस अल्फा 1 1 है, ठीक है, और अल्फा 2 का वैल्यू दिया है आपको n अल्फा 1। n अल्फा 1 का मतलब कि डिग्री ऑफ फॉर्मेशन n टाइम्स हो गया, ठीक है बेटा। तो फाइनल जो कंसंट्रेशन होगा C2 वो आएगा C1/n स्क्वायर 1 माइनस n अल्फा 1, ये देखो, बस C2 ही तो निकालना था अपने को, जनरल फॉर्मूला बना दिए, C2 निकाल दिए, मिली मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मिली मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन कर दीजिए, तो आपका सीधे जो है V आ जाएगा। क्या बेटा बात क्लियर हो रही है, देख लीजिए, आसान है, ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे, पिछली क्लास में अपन जो है अभी बात कर रहे थे लेक्चर में कि अपन ने क्या पढ़ा था कि pH ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, तो आपको सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन करना था। अब हम लोग मिक्सिंग की बात करते हैं। हम लोग अब बात करेंगे pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड।
एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लीजिए आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो है क्या आ जाए, मिक्सचर, समझिएगा, ठीक है। सो अब लोग जो है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा केस सेकंड की। अच्छा, केस सेकंड क्या होगा? केस सेकंड ये है कि इफ Ka ऑफ Ha इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Ka ऑफ Hb। सपोज इसका Ka आपको दिया है 10 to the power -5 और Hb का Ka दिया है 5 into 10 की पावर -5। सो अपन लोगों ने क्या लिखा था कि Ka ऑफ Ha इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स बाई 0.12 माइनस एक्स। याद आ रहा है बेटा? Ka ऑफ Hb लिखा था x प्लस वाई इंटू वाई 0.08 माइनस वाई। ओके, अब क्योंकि Ka ऑफ Ha और K ऑफ Hb लगभग बराबर हैं, तो आप इसमें से किसी को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो क्या करेंगे, देखिए ये तो निग्लेजिबल है ही है, ये निग्लेजिबल, ओके, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो Ka ऑफ Ha इंटू 0.12 प्लस Ka ऑफ Hb इंटू 0.08, क्या ये वैल्यू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, यानी इसको यहां मल्टीप्लाई किए, इसको यहां मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिए। सो x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट K ऑफ Ha इंटू 0.12 प्लस Ka ऑफ Hb इंटू 0.08। क्या x प्लस वाई आ गया? और एक बार x प्लस वाई आ गया, यहां पे x प्लस वाई रख देंगे तो देखो x आ जाएगा, नीचे वाले में रख दोगे तो y आ जाएगा। और जो इस केस में जो h प्लस नेट आएगा, जो अपन बात करें h प्लस नेट की, क्या वो x प्लस वाई आ जाएगा। सो pH का वैल्यू आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस वाई। क्या अपने को वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का केस क्लियर हो गया? दो केस में अपने डिवाइड किया, एक केस में जब K ऑफ Ha ग्रेटर है K ऑफ Hb से, और दूसरा केस वो है जब K ऑफ Ha लगभग बराबर है K ऑफ Hb के। क्या भाई बात क्लियर हो रही है बेटा? देख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे pH एंड आयोनाइजेशन, pH एंड आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। देखिए पॉलीप्रोटिक एसिड, पहले ये समझिए कि पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है। पॉलीप्रोटिक एसिड हम उन एसिड को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा H प्लस होते हैं। सबसे पहले आईटी का क्वेश्चन है, बोला फाइंड H प्लस कंसंट्रेशन एंड pH ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। देखिए अगर क्वेश्चन में केवल इतना दिया हो तो H प्लस तो आप क्या करोगे, 0.1 इंटू 2 कर दोगे, H प्लस का वैल्यू 0.2 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि इसमें Ka2 का वैल्यू 10 की पावर -2 दिया है। जनरली हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, लेकिन Ka2 दिया, यानी पहला तो स्ट्रॉन्ग हो गया लेकिन दूसरे को इसने वीक माना है। तो कहने का मतलब ये कि जब H2SO4 को आप आयोनाइज करोगे तो पहला जो H प्लस निकला, ये तो आप मान लीजिए ये 0.1 था, ये 0 था, ये 0 हो गया, ये 0.1 हो गया। चेक करो बेटा। और जो ये HSO4 माइनस बना, ये अब आयोनाइज होगा और वो ऐसे आयोनाइज होगा। ये देखिए यहाँ 0.1 है, यहां से x निकला x और यहां x प्लस 0.1 हो जाएगा। 0.1 क्यों? क्योंकि 0.1 H प्लस पहले से आ चुका है, चेक कर लो ना। सो अपन लिखेंगे अब इस केस में कि Ka जो होगा K2, चेक करना बेटा। अब अपन इस केस में क्या करेंगे, इस केस में लिखेंगे K2 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 0.1 दिस डिवाइड बाई 0.1 माइनस एक्स, और ये निग्लेजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इस केस में बेटा क्वाड्रेटिक बनेगी, x स्क्वायर प्लस 0.1x इक्वल टू
10 की पावर माइनस 3x माइनस 10 की पावर माइनस 2x। ये देखो 100 से मल्टीप्लाई कर लो आप तो 100x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 0.1x माइनस x। चेक करो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ x नहीं है, देखो गड़बड़ हो जाता है ना, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा 100x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 0.1 इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो जो H प्लस कंसंट्रेशन होगा वो 0.1 प्लस x हो जाएगा, और pH का वैल्यू होगा हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 0.1 प्लस x यहाँ से क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है आपको, देख लीजिए ये आ गया pH। क्या भाई बात समझ में आ रही है? आसान है, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि बहुत टफ है नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको आयनिक नहीं आएगा, ठीक है। आयनिक मतलब आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो आयनिक बेटा बहुत आसान है ना। अगला देखो क्वेश्चन करा, फाइंड H प्लस कंसंट्रेशन, HS माइनस कंसंट्रेशन, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन एंड pH of 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन। ये देखो क्लियर, गिवन है आपका Ka1 10 की पावर माइनस 7, Ka2 10 पावर माइनस 13। देखो कभी भी आप पॉलीप्रोटिक एसिड देखोगे जिसमें एक से ज्यादा H प्लस है तो आप ये पाओगे कि Ka1 का जो वैल्यू है वो Ka2 से बहुत बड़ा आएगा हमेशा, ठीक है। सो क्या होगा समझिएगा, जो H2S है ये आयोनाइज हुआ H प्लस HS माइनस में, एंड देन HS माइनस आयोनाइज हुआ H प्लस सल्फाइड आयन में। चेक करो, यानी यहां इसका कंसंट्रेशन 0.1 है, यहां से X गया, यहां X आया, यहां X बना, ये Y, ये Y, ये Y, क्योंकि कंटेनर एक है तो H प्लस हो जाएगा X प्लस Y। ये देख लीजिए, और यहाँ HS माइनस X माइनस Y है तो यहाँ भी X माइनस Y हो गया, यहाँ भी X, लेकिन एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। सो देखिएगा बेटा Ka1 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka1 क्या लिखिएगा, X प्लस Y X माइनस Y बाई 0.1 माइनस X, क्योंकि K1 का वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 है तो 10 की पावर माइनस 7 बाई 0.1 ये गया, निगलेक्ट हो गया। चेक करो बेटा, ठीक है। यहां पे हम कहेंगे कि X का जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा होगा Y से, क्यों? क्योंकि X आ रहा है K1 के करस्पॉन्डिंग और Y आ रहा है K2 करस्पॉन्डिंग, तो ये गायब हो गया बेटा, ये गायब हो गया। तो यहां से देखना X स्क्वायर का वैल्यू 10 की पावर माइनस 8, X का वैल्यू 10 की पावर माइनस 4। चेक करो, X का वैल्यू 10 की पावर माइनस 4 आ गया। अब ध्यान सुनना, अब क्या करना है आपको, आप K2 अगर देखोगे Ka2, सो K2 का जो वैल्यू आएगा देखिएगा भाई, तो ये आएगा बेटा X प्लस Y बाई X माइनस Y। तो क्या ये Y निगलेक्ट हो गया, ये X निगलेक्ट हो गया, तो 10 की पावर माइनस 13 इक्वल टू XY बाई X, ये खत्म। Y का वैल्यू Ka2 के बराबर आ गया, ये देखो चेक करो, Y का वैल्यू K2 बराबर, आप सब आ गया। मान लो आपसे पूछा था H प्लस, चेक करो pH 4, क्या बाकी जो भी निकालना है आप निकाल लो, बहुत आसान सा है। तरीका क्लियर हो गया कि पॉलीप्रोटिक एसिड को कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा पॉली एसिडिक बेस होता तो ठीक है H प्लस OH माइनस आ जाता, ऐसा होगा कि आपने पॉलीप्रोटिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया, मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे, क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन बना देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ये है, फाइंड
H plus concentration, HS minus concentration, sulfide ion concentration, and degree of ionization of H2S in the following solution. Solution क्या है देखिएगा, 300 ml 0.2 मोलर H2S में 300 ml 0.2 मोलर 0.1 मोलर H2SO4 मिलाया गया। गिवन है Ka1 10⁻⁷, Ka2 10⁻13 फॉर H2S। ये देखिए, फिर आपसे कहेंगे क्या इसमें वॉल्यूम चेंज हो गया? पहला पॉइंट होगा फाइनल कंसंट्रेशन निकालना, यानी सबसे पहले हम लोग न्यू कंसंट्रेशन निकालेंगे। न्यू कंसंट्रेशन में H2S का जो कंसंट्रेशन होगा वो देखिए, 300 ml 0.2 मोलर बाई 600 ml, ये आ गया बेटा 0.1 मोलर। H2SO4 का कंसंट्रेशन हो जाएगा 300 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 600, ये हो गया 0.05। तो यहाँ H2SO4 का है ना, तो H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.05 इंटू 2.1। चेक करो, ठीक है। अब देखो, अब इसको आयोनाइज करते हैं। H2S आयोनाइज हुआ H प्लस HS माइनस में, HS माइनस आयोनाइज हुआ H प्लस प्लस सल्फाइड आयन में। देखो, इसका कंसंट्रेशन था 0.1, यहां से X निकला, ये X बना, X बना, X से Y निकला, Y बना, Y बना। तो H प्लस जो हो गया वो X प्लस Y प्लस 0.1। ध्यान दीजिएगा, X प्लस Y प्लस 0.1। 0.1 क्यों ऐड किए? क्योंकि यहाँ H प्लस पहले से 0.1 था और यहाँ X माइनस वाई है, तो ये भी X माइनस वाई हो गया। चेक कर लो। K1 का वैल्यू लिखिएगा X प्लस वाई 0.1 X माइनस वाई बाई 0.1 माइनस X 10⁻⁷। देखना एक लाइन में, निगलेक्शन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट। ये खत्म, y का वैल्यू x के रेस्पेक्ट में खत्म, चेक करो, और 0.1 के रेस्पेक्ट में x भी खत्म। चेक करो बेटा। सो यहां से K1 का वैल्यू आया, चेक करो जल्दी से, K1 का वैल्यू क्या आया? ध्यान से, गड़बड़ नहीं करना। K1 का वैल्यू क्या आ गया? x के बराबर। चेक कर लो, कैसे समझ में आया भाई? ये निगलेक्ट हो गया, 0.1 x के रेस्पेक्ट में y और 0.1 के रेस्पेक्ट में x, और 0.1 कैंसिल हो gया। दूसरी बात, जब K2 लिखोगे तो K2 देखो, x प्लस वाई प्लस 0.1 इंटू वाई बाई x माइनस वाई। ये देखो, तो आप क्या करोगे? देखो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। क्लियर? सो यहां से आएगा Ka2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल टू वाई। ये लो, समझ में आ गया? y भी आ गया, x भी आ गया, जो निकालना है निकाल लो। मान लो आपसे पूछता है H प्लस, तो H प्लस का वैल्यू क्या लिखते? 0.1। क्यों? बाकी तो सब निग्लेजिबल है ना बेटा। pH का वैल्यू 1 आ गया, बाकी सब निकाल लोगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2S क्या लिखोगे? x बाई 0.1। देखो, जो भी आपको निकालना हो आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। क्या अपने को पॉलीप्रोटिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड वाला जो केस है, क्या वो क्लियर हो गया? देख लीजिए, बहुत आसान सा तरीका है, बहुत इसमें कुछ होता नहीं है, मतलब बहुत टफ है, बहुत टफ है। बेसिकली क्या होता है बेटा? बहुत टफ है, बहुत टफ है, कह कह के टफ बना दिया गया है। आयनिक कतई टफ नहीं है। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो फिर ये चैप्टर बहुत आसान सा है। अगर आप बस समझना है बेटा, समझ में आ जाए कि ऐसे ऐसे करना है। निग्लेक्शन थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बेटा, वो निग्लेक्शन थ्योरी का है। अगर आप निग्लेक्ट नहीं कर पाइएगा तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। देख लीजिए, यानी क्लियर होनी चाहिए कि भाई कैसे कैसे अपन कर रहे हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई? देख लीजिए, जो है आपको बात समझ में आ गई बेटा।
तो पॉलीप्रोटिक एसिड का केस क्लियर हो गया। अब अपन जो है बात करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की, कि कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट की अगर बात की जाए, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो सबको पता है सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड बेस रिएक्शन से। तो सबसे इसमें क्या है, अपने को 4 तरह के सॉल्ट डील करने हैं। तो पहला है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट लाइक CH3CONA, ये देखिए ये कैसे बना होगा, ये बना होगा CH3COH और NaOH से, ठीक है। जैसे और भी देख सकते हैं आप NaCN कैसे बना, HCN और NaOH से। ये बना NaNO2 कैसे बना बेटा, HNO2 और NaOH से। इस तरह के सॉल्ट होते हैं। इनका जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो होगा बेसिक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बने। जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो अपना नेचर दिखाएगा। इट्स एक्वस सोल्यूशन विल बी बेसिक, ठीक है। थर्ड सेकेंड, salt of a strong acid and a weak base like ammonium chloride। अमोनियम क्लोराइड कैसे बना होगा, खुद ही सोचो, NH4OH और HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो pyridinium, ये देखिए कैसे बना, पायरिडीन को HCl में मिला दिए। पायरिडीन वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। लाइक RNH3 प्लस Cl माइनस, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्ट होंगे और इनका जो एक्वस सोल्यूशन होगा, इट्स एक्वस सोल्यूशन विल बी एसिडिक। चेक करो, ठीक है। अब अगली बात करते हैं थर्ड, salt of strong acid and strong base। salt of strong acid strong base like NaCl, KCl, NaNO3, Na2SO4 ETC, ये देखो। और इनका जो एक्वस सोल्यूशन होगा, इट्स एक्वस सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल और इनका pH 7 होगा हमेशा। चेक करो बेटा। फोर्थ पॉइंट आएगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस लाइक CH3CONH4, ये देखो NH4NO2, NH4F ETC, ये देखो। अब इनका जो एक्वस सोल्यूशन होगा, इट्स एक्वस सोल्यूशन मे बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। ये बेटा कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb। इट डिपेंड्स द वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वीक एसिड का Ka कितना है, वीक बेस का Kb कितना है, इसमें डिपेंड करेगा। अगर Ka का वैल्यू Kb से ज्यादा है तो एसिडिक, Kb का वैल्यू Ka से ज्यादा है बेसिक, और K इक्वल टू Kb है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या भाई बात समझ में आ रही है बेटा? तो इतनी बात जो है समझ में आई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी हाइड्रोलाइसिस की बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आता है। इसलिए सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको मिस मत करिएगा, ठीक है बेटा? क्लियर? अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। ओके बेटा, थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं
और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।